ठीक है रिया, ममता गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। तो हमने जाते जाते एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। हमने क्या देखी थी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। अब हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 12th क्लास में भी सुनने को मिलता है, लीनियर में, है ना? है वो वही वाला। थोड़ा सा बस क्या होता है, उसको हमने पर्टिकुलर केस में समझा हुआ है। ठीक है, कई बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, तो कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो वो क्या कहता है कि इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। गुड इवनिंग टीना। कई बार क्या होती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ना एग्जैक्ट नहीं होती है, तो फिर इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए देन टू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, टू मेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो फिर हम इसको एक एक्स वाई के फंक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, मेरा माइक्रोफोन कहाँ ऑफ है? आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, दिस फंक्शन इज नोन एज, ये जो फंक्शन है ना तुम्हारा, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। दिस फंक्शन इज नोन एज, ये जो फंक्शन है हमारा, दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझे अगर हम, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कहूं कि एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? बताओ। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ठीक से लिखूं तो ये क्या है? माइनस का वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये है। तो यहाँ पे m कितना है तुम्हारा? माइनस का y, और n कितना है तुम्हारा x, है ना? तो हम क्या करेंगे, डेल m ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना आएगा? माइनस वन आएगा। और माइनस का डेल n ओवर डेल x करोगे तो वो वन आएगा। वो क्या आएगा? वन आएगा, है ना? तो ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं है तुम्हारी? एग्जैक्ट नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको ना वन ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करो? वन ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो। तो जब तुम इसको वन ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई वन ओवर एक्स स्क्वायर। वन ओवर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना बनेगा? वन ओवर एक्स डी वाई माइनस का वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इवनिंग दी। अब चेक करो क्या ये एग्जैक्ट है? अब एक बार जरा चेक करो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है? अगर मैं यहाँ पे m देखूं तो यहाँ पे m तुम्हारा कितना है? माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर है। और अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा n देखूं तो n कितना है? वन ओवर एक्स है ना? तो अगर हम देखें तो डेल m ओवर डेल x, सॉरी डेल m ओवर डेल y, अगर m का मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं y के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा? माइनस का वन ओवर एक्स स्क्वायर। और अगर मैं डेल n ओवर डेल x निकालूं, अगर n का मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस का वन ओवर एक्स स्क्वायर। सेम आ रहा है? सेम आया? तो अब जाके मेरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? एग्जैक्ट बन गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई? एग्जैक्ट बन गई। तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो कितना हो गया? आई एफ वन ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझे इस बात को? तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम होता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ वही अभी मैं इसी पे आऊंगा अंकित। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर वन हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो हमने देखा था 12वीं क्लास में, वो क्या चीज होती है? वो सेम चीज होती है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको एग्जैक्ट बनाया जाता है, और उसके अंदर जो तुम ई रेज टू द पावर पी डी एक्स करते हो वो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो लीनियर के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे निकल जाता है, ई रेज टू द पावर पी डी एक्स से, समझ रहे हो? और फिर वो एग्जैक्ट बनाकर उसका फिर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देते हैं, वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे ऐसे। यानी कि वो वाला जो काम था इसका जनरल केस था, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना डेप्थ में जाके समझने की कोई जरूरत है नहीं। अब बात ये आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वन बाई एक्स स्क्वायर ही क्यों आया? सबसे पहली बात तो वन बाई एक्स स्क्वायर आया कहाँ से, है ना? हाँ मैं वही समझा रहा हूँ वैशाली, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वन बाई एक्स स्क्वायर आया कहाँ से, पहली बात तो। और दूसरी बात, क्या सिर्फ वन बाई एक्स स्क्वायर ही? दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या सिर्फ वन बाई एक्स स्क्वायर ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, और दूसरी बात ये वन बाई एक्स स्क्वायर आया कहाँ से?
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के वैसे तो हमारे जो सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी है उसके अंदर 5 रिजल्ट्स हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाता है कि भाई अगर ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालो। पर वो काम कब आता है जब हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो फिर हम उन 5 तरीकों से देखते हैं कि इनमें से डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से टाइप की है। ठीक है, फिर वो टाइप से हम कुछ कुछ ऑपरेशन लगाते हैं और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हालांकि कंपटीशन के अंदर ये सब हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा भी नहीं, तुम्हें फालतू में कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें बाई ऑप्शन चेक करना है। तुम्हें क्या करना है, बाई ऑप्शन। तुम्हें वो क्या कहेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा कि उन 5 रिजल्ट्स में से हम एक रिजल्ट लगा के और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के देखेंगे चारों में से कौन सा आ रहा है। पर दूसरा तरीका क्या है कि हम उससे मल्टीप्लाई करा करा के देखें कि भाई मल्टीप्लाई कराने पे m और n क्या बन रहे हैं और फिर उनका पार्शियल डेरिवेटिव करके देखें कि एग्जैक्ट बन रही है कि नहीं बन रही। तो हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस, क्या लिखो यहाँ पे, अटेम्प्ट, या कुछ लिख देता हूँ कि यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे कि अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय ऑप्शन। इसको हमेशा तुम्हें ऑप्शन से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन से ही अटेम्प्ट करना है तुम्हें। ठीक है, उन 5 थ्योरम्स को रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज ही होगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन हमेशा हमें किससे करना है, ऑप्शन से करना है। दूसरी बात, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और ए सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर ए सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर इनफाइनाइट। पहली बात तो इनफाइनाइट होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही है। अब 1/x² सिर्फ एक नहीं है। ठीक है, सर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन करा दो सर, आया हुआ है मुझे, वो कर दो, ईमेल कर दो अगर तुम्हारे पास अभी तुरंत है तो मैं करा दूंगा, भेज दो, ईमेल कर दो मुझे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट होते हैं। तो ये तो दिमाग में ही नहीं रखना कि सिर्फ 1/x² होता है, ये कहाँ से आया। अब 1/x² है तो 2/x² भी होगा, 3/x² भी होगा। अगर तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2/x² से मल्टीप्लाई करा देते तो क्या हो जाता, 3/x² से करा देते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। बस वहां पे 2 लग जाता है इनके अंदर, 3 3 लग जाता है इनके अंदर, 4 4 लग जाता है इनके अंदर। तो k इंटू में 1/x² सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गए। और सिर्फ ये भी नहीं कि 1/x² टाइप के होंगे, और xy के फंक्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पर्टिकुलरली तो समझना ही नहीं है, उसको हम ऑप्शन से ही टैकल करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। एक एचपीएससी पीजीटी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं कराता हूँ। 1 मिनट का मुझे समय दे दो, वो मैं कराता हूँ। हरियाणा पीजीटी का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था ना, वो कराता हूँ मैं, देखो। हेलो आशीष सर, इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज करेंगे यार शायद। 1 सेकंड का वेट करो। ये देखो, हाँ हाँ मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, चिंता मत करो प्रॉपर। इतना सस्ते में नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। देखो, ये एचपीएससी पीजीटी में आया हुआ है, अभी आया था। क्या कह रहा है, इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x रेज टू द पावर 7 y स्क्वायर प्लस 3y dx प्लस में 3x रेज टू द पावर 8y माइनस का x dy इज इक्वल टू 0 इस, कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देन ए ऑप्शन कह रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी, -7, n की वैल्यू होगी 1। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू -7। सी ऑप्शन क्या होगा, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन क्या होगा, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। करो एक बार ट्राई, एक बार खुद से ट्राई करो भाई। ऑप्शन के साथ बताना पड़ेगा नितेश, मैं कह ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। तो मेरे को ना या तो ईमेल कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डी ट्रिपल एच का, अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें तो पूरा क्वेश्चन ईमेल करो ना। करो ट्राई।
ईमेल किया है नितिन, वैशाली का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, अभी तक तो आया नहीं है भाई। देश नहीं आया है। कैसे करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। तो हमारा m क्या बनेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ x की पावर m y की पावर n को, जब x की पावर m से मल्टीप्लाई कराओगे तो m प्लस 7 हो जाएगा और y की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x की पावर m हो जाएगी, y की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, ये तो हमारा m बन गया। सिमिलरली अगर मैं अपना n देखूँ तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में x की पावर m प्लस 8 और y की पावर n प्लस 1 माइनस में x की पावर m प्लस 1 और इंटू में n, सॉरी इंटू में y रेज टू द पावर n, ये m और n बन गए। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बनने का मतलब डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x के इक्वल आएगा। तो जरा करो इनके पार्शियल डेरिवेटिव। जब इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो n प्लस 2 तो तुम्हारा आगे आ जाएगा, x की पावर m प्लस 7 और y की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, प्लस में इसका जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 7 इंटू में n प्लस 1, x की पावर m और y की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो x वाली टर्म देखो, तो 3 इंटू में m प्लस 8 आगे आ जाएगा और x की पावर m प्लस 7 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, y की पावर ऐसे ही रहेगी n प्लस 1 और यहाँ पे m प्लस 1 पावर आगे आएगी, x की पावर m हो जाएगी और y की पावर n हो जाएगी, है ना। अब देखो दोनों तरफ सेम पावर्स के टर्म्स बन रहे हैं तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, x की पावर m प्लस 7, y की पावर n प्लस 1, x की पावर m प्लस 7, y की पावर n प्लस 1, 7 नहीं है सर, कौन सा 7 m में, तो ये 7 मैंने फालतू में लिख दिया, ये 7 मैंने यहाँ पे फालतू में लिखा हुआ है ना, ये 7 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये प्लस है सिर्फ, यहाँ पे कितना था n, ये 7 नहीं है भाई, ठीक है, ये 7 मैंने फालतू में पता नहीं कहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो तो जो n प्लस 2 है तुम्हारा वो 3 इंटू में m प्लस 8 के इक्वल हो जाएगा, एक तो ये हो गया, और x की पावर m y की पावर n का कोफिशिएंट इधर कितना है n प्लस 1 और उधर का माइनस का m और माइनस का 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ पे हमारा n प्लस 2 इज इक्वल टू 3m प्लस 24, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा देखो, 3m माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3m माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 22 रख देंगे, जोड़ दो दोनों इक्वेशंस को, जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे n से n तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू में माइनस का 24, तो मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, फिर कोई मिस्टेक कर दी है मैंने फिर से कोई मिस्टेक कर दी है, मुझे ऐसा लगता है m की वैल्यू मेरी तो 6 आ रही है माइनस की, 7 कहाँ से आ रही है, अब क्या मिस्टेक कर दी, अरे तो यहाँ पे 3 भी तो था, 7 नहीं था तो 3 तो था, अरे यार एक सर यहाँ पे 3 आएगा, तो ये 3 कहाँ पे आएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये 3n प्लस का 3 माइनस का m माइनस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा m प्लस 3n इज इक्वल टू माइनस का 4, ये बनेगी, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगी 9m माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 60, अब जोड़ो तो हो जाएगा 10m इज इक्वल टू माइनस का 70, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7, m की वैल्यू माइनस 7 उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो m की वैल्यू माइनस 7, तो हो जाएगा माइनस का 21 माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 22, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, m की वैल्यू माइनस 7 और n की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से होगा, समझ आई बात। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, वैसे इतना लेंदी आना तो नहीं चाहिए, और हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गई ये बात सभी को, बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा छोटा पूछ लेगा, बड़ा नहीं, तो इसमें थोड़ी कम कैलकुलेशन होंगी। अभी तक मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा नहीं, अगर मैं आगे कराता तो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारी क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसे सोल्व होती है, ठीक है, इनको देखेंगे। देखो तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, इनके अंदर डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, दोबारा सुन लो, डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए, y की पावर, और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहते हैं। और ये क्या कह रहा है कि उनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी कैसी, ऐसी देखो, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है,
और उसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे ए एन कॉन्स्टेंट मिलेगा, ए एन माइनस वन डी रेज टू द पावर एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या मिलेगा ए वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का बस इज इक्वल टू कोई फंक्शन मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें एक्स का कोई फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा कोई ना कोई एक्स का फंक्शन मिल जाएगा, चाहे यहाँ पे एफ एक्स ही लिख लो। ठीक है, वेयर ए आईज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए आईज है वो हमारे क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व किया कैसे जाता है। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जो इनका सॉल्यूशन बनता है ना, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती है, इनका जो सॉल्यूशन वाई बनता है, वो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक को तो बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और प्लस में एक उसके अंदर क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर। ठीक है, यानी कि सी एफ प्लस का पी आई। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा और एक तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है सर एलएचएस में वाई टर्म, हाँ एक वाई और आएगा, यहाँ पे वाई और ऐड करो, वाई नहीं किया मैंने ऐड, सही बोल रहा है, प्लस में ए नोट वाई। ठीक है, हिमांशु आएगा ए नोट वाई और ऐड करो। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आता है ये तो आता है फ्रॉम, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन आता है ये आता है फ्रॉम ए एन ई रेज टू द पावर एन, इस वाले पार्ट से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो इससे आएगा। ठीक है, ए नॉट वाई, और ये वाला जो है ये आएगा तुम्हारा फ्रॉम एफ एक्स। अब पहले हमें क्या सीखना है, पहले हमें सीखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज ऐसा करने के लिए, अब जो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है ना, ये वाला जो ऑपरेटर मतलब डेरिवेटिव तो का ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है nth ऑर्डर का, इसको हम किसके इक्विवेलेंट रख देते हैं डी रेज टू द पावर n के। ठीक है, ऐसे करते करते n माइनस वन ओवर डी एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, इसको हम क्या लिख देते हैं ये लिख देते हैं। ऐसे करते करते डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं डी स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। ऐसे करते करते हम हमारा जो लास्ट में डी ओवर डी एक्स होता है उसको हम क्या लिख देते हैं डी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं देन वी फॉर्म इक्वेशन, एन इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है ऐसी, ए एन डी एन प्लस में ए एन माइनस वन डी रेज टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे करते करते ए वन डी और ए नोट, और इस पूरे के बाहर वाई आ जाता है तुम्हारा, और इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। फिर इसके बाद हम क्या बनाते हैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, वो कहता है जो तुम्हारा डी है ना उसको एम मान लो, से डी इज इक्वल टू एम, डी इज इक्वल टू एम, डी को क्या एज्यूम कर लो एम एज्यूम कर लो, और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बना दो, मतलब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से बना दो क्या ए एन एम रेज टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एम रेज टू द पावर एन माइनस वन, ऐसे करते करते ए वन एम रेज टू द पावर एन प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना। और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व फॉर एम, इसको हम सोल्व कर लेते हैं एम के लिए। ये हम किसके लिए कर रहे हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। अब यहाँ से होगा क्या क्या, यहाँ से कुछ केसेस अराइज हो जाएंगे, है ना, एम की वैल्यू निकल के आएगी। तो केस वन, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले थ्योरी बता देता हूँ सारी की सारी। केस वन में क्या होगा, इफ एम तुम्हारे सारे के सारे क्या है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर तुम्हारे एम रियल और डिस्टिंक्ट है, सारे के सारे एम क्या है रियल आए और डिस्टिंक्ट आए, ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो क्या बनता है सी वन ई रेज टू द पावर एल्फा वन एक्स प्लस में सी टू ई रेज टू द पावर एल्फा टू एक्स, यानी कि एम हम क्या मान के चल रहे हैं एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री, ये आ गए हमारे, है ना, जो भी रूट्स आ गए। तो फिर हमारा सी थ्री ई रेज टू द पावर एल्फा थ्री एक्स, ऐसे चलता जाएगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि सोल्व के साथ साथ एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ी सी तुम्हें बात समझ आए। जैसे कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का 6 वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इसका जो आरएचएस में फंक्शन है वो तो जीरो ही है, इसका जो आरएचएस के अंदर फंक्शन है वो तो जीरो ही है ना। इसका जो आरएचएस के अंदर फंक्शन है वो तो जीरो ही है, तो इसका तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलेगा। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे पहले तो हम, इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर को एम मानना है, तो एक तो बनेगा हमारा यहाँ से एम स्क्वायर, यहाँ से बनेगा 5m और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इसके रूट्स क्या बनेंगे m प्लस 3 और m प्लस 2, ये इसके रूट्स बन जाएंगे। तो m की एक वैल्यू तो आ जाएगी -3 और एक m की वैल्यू आ जाएगी -2, ये हो जाएगी, ठीक है। ये m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो दोनों की दोनों क्या आई रियल आई और डिस्टिंक्ट आई। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ आएगा वो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर -3x सी टू ई रेज टू द पावर -2x, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। और सॉल्यूशन भी यही हो जाएगा फाइनल सी एफ प्लस में 0, क्योंकि वो तो 0 ही है तुम्हारा,
तो सिर्फ यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर माइनस 3x प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस, समझ गए, इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है, केस 2 में क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि रूट्स रियल हो, तो हमारे हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ जो हमारे एम्स हो ना, एम्स आर रियल तो हो बट रिपीटेटिव हो जाए, रिपीटेटिव हो जाए, यानी कि हो सकता है रूट्स रिपीट भी कर सकते हैं, रूट्स जो है वो हमारे रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं रियल आएंगे। अगर रूट्स रिपीटेटिव है यानी कि एम हमारा क्या आया, मान लो अल्फा 1 और अल्फा 2, मान लो ये रूट्स आ गए अल्फा 1 ठीक है। तो फिर इस केस में जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा उसको हम क्या लिखेंगे, वाई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम क्या लिखेंगे, अब देखो दो रूट्स सेम आ रहे हैं ना, तो इनके लिए एक लीनियर फैक्टर लिखेंगे। देखो जब सारे रूट्स डिस्टिंक्ट थे, अल्फा 1 के लिए कांस्टेंट आया, अल्फा 2 के लिए दूसरा कांस्टेंट, अल्फा 3 के लिए तीसरा कांस्टेंट आया। जब हमारे दो रूट सेम आ रहे हैं तो अब फिर कांस्टेंट से 1 डिग्री बढ़ा दो, लीनियर बन जाएगा, है ना। तो अल्फा 1 के लिए एक लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई कराएंगे, C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर अल्फा 1x, ऐसे, ठीक है। और फिर उसके लिए हो जाएगा तुम्हारा C3 ई रेज टू द पावर अल्फा 2x। स्केलर्स उतने ही आएंगे जितने रूट्स आएंगे, स्केलर 3 थे तो C1 C2 C3 तीन ही आए स्केलर। अगर बाई चांस अल्फा 1 3 बार रिपीट कर जाता, अगर हमारा अल्फा 1 3 बार रिपीट कर जाता, अगर हम आता है अल्फा 1 और अल्फा 2 ये आता है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, C1, इसके लिए क्या निकल के आता, फिर इसके लिए क्वाड्रेटिक निकल के आता, C3x² ई रेज टू द पावर अल्फा 1x प्लस में C4 ई रेज टू द पावर अल्फा 2। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। तो इसके लिए फिर एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं हम, क्लियर हो गई बात, बोलो। तो ये हम रिपीटेटिव रूट्स के केस में करेंगे। तीसरा क्या हो सकता है कि हमारे रूट्स क्या आ जाएं, एम्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एम्स हमारे क्या हो जाएं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं ना वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, वो पेयर में मिलेंगे तुम्हें। तो एम अगर ऐसे आ गया, मान लो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा ऐसे आ गया, समझ रहे हो, या अल्फा 1 प्लस आयोटा बीटा 1, अल्फा 2 प्लस माइनस आयोटा बीटा 2, ऐसे करके पेयर्स में आ गए मान लो, है ना। या ऐसे भी हो सकता है कि ये तो पेयर्स में आ जाए और बाकी सारे किस में आ जाए, बाकी सारे डिस्टिंक्ट आ जाए, अल्फा बीटा ये तो यहाँ आ गया और अल्फा 2 अल्फा 3 ये रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए। तो इस केस में जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स हो गया, C2x क्या कह रहा है, तू क्या कह रहे हो, समझा नहीं, ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस में C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। यहाँ पे दो रूट्स आए ना, अल्फा प्लस आयटा बीटा और अल्फा माइनस आयटा बीटा, तो उसके लिए ये आ गए, क्लियर हो गई बात। प्लस में C3 ई रेज टू द पावर अल्फा 2x, C4 ई रेज टू द पावर अल्फा 3x, इस तरीके से। उनके लिए तो अलग अलग ही लिख देंगे हम, उनके लिए तो हम अलग अलग ही लिख देंगे, क्लियर हो गई बात या नहीं हुई। सर मैंने 2 डेज पहले बैच लिया है, कहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करूँ, कहाँ से मन करे ज्योति, अल्फा 2 रिपीट हो, हाँ जो भी रिपीट होगा उसमें सेम प्रोसेस करेंगे, जो भी चीज़ रिपीट होगी उसके अंदर सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। एक तीसरा केस भी बन सकता, चौथा केस भी बन सकता है, अगर रूट्स आर सर्ड्स, इफ एम्स आर सर्ड्स, सर्ड्स का क्या मतलब है, यानी कि एम क्या आ जाए तुम्हारा अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा तरीके से, जैसे कि 1 प्लस माइनस रूट 3, ये भी पेयर्स में ही मिलेंगे तुम्हें, 2 प्लस माइनस रूट 5 इस तरीके से। अगर ये सर्ड्स में मिल जाए तुम्हें तो इसके लिए क्या करेंगे देन, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमारा क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएंगे, कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस में C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। और अगर आगे अपने चल रहे हैं तो उनको चला देंगे जैसे भी आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं तो रियल चला देंगे, इमेजनरी आ रहे हैं तो उनका इमेजनरी वाला चला देंगे, C1 आ गया, C1 C2 C3, C3 ई रेज टू द पावर अल्फा 1x, C4 ई रेज टू द पावर अल्फा हो जाएगा। सर अगर अल्फा 2 प्लस माइनस बीटा 2 हो तो, समझा नहीं रितु, लिख के बताओ क्या कह रहे हो, रूट की वैल्यू लिख के बताओ फिर बताऊंगा क्या 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 होगा, बोलो। जैसे कि देखो मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें,
जैसे कि एक दो क्वेश्चन करते हैं। सोल्व d4y/dx⁴ प्लस में 13d2y/dx² प्लस में 36y = 0। हाँ आ सकता है, आने को तो आ ही सकता है रियल। देखो जैसे कि ये है, इसको कैसे सोल्व करोगे? तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ पहले। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? जनरली ना अपने टीचिंग एग्जाम्स के अंदर यही पूछता है बस, आरएचएस के अंदर जीरो कर देता है, आरएचएस के अंदर जीरो कर देगा और इधर एक ऐसी इक्वेशन बना के दे देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर एफ भी है तो वो थोड़ा सा कम पूछता है, उस पर वो थोड़ा सा कम वो करता है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? m⁴ प्लस 13m² प्लस का 36 = 0, ये बनेगी। ये m² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसके मैं रूट्स बना सकता हूँ, m² + 9 और m² + 4 = 0। तो या तो आइदर m² + 9 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर m² + 4 = 0 के बराबर हो जाएगा। सर प्लस माइनस है तो माइनस नहीं होगा इस 4? नहीं नहीं, वो दोनों इंक्लूड हो गए सिद्धार्थ, उसके अंदर दोनों रूट्स इंक्लूड हो गए इसी के अंदर। जैसे यहाँ पे दोनों रूट्स इंक्लूड हो गए ना, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये तुम्हें कॉन्जुगेट पेयर्स में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों रूट्स जो है उनके लिए C1 C2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते गए, जितने रूट्स आएंगे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, बात ध्यान रखना। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे रूट्स कितने हैं? 4। एक तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक आया अल्फा माइनस आयोटा बीटा, एक अल्फा 2 और एक अल्फा 3। तो 4 रूट्स आए, तो 4 रूट्स आए तो उनके लिए 4 ही क्या आएंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, C1 C2 C3 C4। तो यहाँ पे इस वाले फैक्टर के लिए कितने आए? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए, तो वो दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन दो रूट्स के लिए आए, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा के लिए, एक अल्फा माइनस आयोटा बीटा के लिए, और इन दोनों के लिए एक एक ही आ गया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा माइनस रूट बीटा के लिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए ना, तो दोनों रूट्स यहाँ इंक्लूड हो गए हैं इसी के अंदर। यहाँ पे रूट कितना आया देखो, m² की वैल्यू हो गई -9, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? +-3 आयोटा। देखो अभी कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आए ना, ये कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आए, 3 आयोटा आया तो -3 आयोटा भी आया है। सिमिलरली यहाँ पे m² को अगर मैं -4 के बराबर रखूंगा, m की वैल्यू क्या आएगी? +-2 आयोटा, ये भी कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आया है ना। तो अब जब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे y, तो देखो e⁻0x आएगा इसके लिए, इनके अंदर रियल पार्ट कितना है? 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो हो जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। ठीक है, C2 sin 3x प्लस में e⁻0x, ये हो जाएगा C3 cos 2x, ये हो जाएगा C4 sin 2x, ये हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, समझ आई बात? ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? एक और कर लो, जैसे कि सोल्व d³ y/dx³ माइनस का 2t² y/dx² माइनस का 4dy/dx प्लस का 8y। इसको सोल्व करते हैं, है ना, क्यूबिक है। तो अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? m³ -2m² माइनस का 4m प्लस 8 = पहले तो हिट एंड ट्रायल से इसका कोई रूट ढूंढो। हिट एंड ट्रायल से इसका कोई रूट दिख रहा है तुम्हें? अगर m की वैल्यू में 1 लूंगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो कहाँ से ही करेगा? 2 रखो, 2 रखेंगे तो 8 -8 0, हाँ 2 सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर m की वैल्यू में 2 लेता हूँ, m की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 8 -8 -8 प्लस 8, ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब m-2 इसका क्या है? एक फैक्टर है ना। तो बाकी के एक तो आ गया m-2, अब इसको m-2 से डिवाइड कराना पड़ेगा, m³ -2m² माइनस का 4m और प्लस का 8, यहाँ कितना हो जाएगा? m-2, m² पे जाएगा पहले, ये m³ -2m² हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, ये पूरा आ जाएगा माइनस का 4m प्लस का 8, तो किस पे चले जाएगा? माइनस के 4 पे, तो माइनस का 4m प्लस का 8 हो जाएगा, पूरा ही कैंसिल कर। दूसरा फैक्टर कितना आ गया? हाँ ठीक रहेगी, 11वीं 12वीं के लिए ठीक रहेगी नितेश, बस 11वीं 12वीं का कर सकते हो वहाँ से। बाकी का फैक्टर क्या हो गया? m² माइनस का 4 हो गया, है ना। तो इसके आगे फैक्टर बनाए जा सकते हैं, m-2 इंटू में m+2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स क्या क्या है, m एक तो 2 आया, दूसरा 2 आया और तीसरा -2 है। ओल्ड एडिशन मैंने नहीं देखा है नीतीश, ओल्ड एडिशन के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो देखो रूट्स रिपीटेटिव आ रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, एक एक लीनियर फैक्टर लगाएंगे। तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, c1 प्लस c2x ई रेस टू द पावर 2x प्लस का c3 ई रेस टू द पावर -2x, c3 ई रेस टू द पावर -2x। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में गिवन होगी, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो गिवन किस फॉर्म में होगी जनरली। एक हमें डी का फंक्शन मिलेगा इधर, एक हमें डी का फंक्शन मिलेगा, ये पूरा का पूरा डी का फंक्शन बोला जा सकता है ना, ये वाला जो है, ये वाला, ये पूरा का पूरा डी का फंक्शन बोला जा सकता है। तो इसको मैंने एफ ऑफ डी बोल दिया पूरे को। तो ये जो एफ ऑफ डी है ये तुम्हारा क्या है, ये इज इक्वल टू एक्स बोल दिया, इसको एक्स का फंक्शन बोल दिया। तो वो कहता है कि यहाँ से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा ना वो तुम्हारा 1 ओवर एफ ऑफ डी पे एक्स लग जाएगा, 1 ओवर एफ ऑफ डी एक्स लग। ये हमारा बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का बेसिक रूल रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ बातें समझनी है कि कुछ बातें समझो कि 1 ओवर डी का मतलब क्या है। डी तो तुम्हारा क्या है, डी तो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी हमारा क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अच्छा, इसका जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्या है, हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और डी इनवर्स मेरा क्या है, डी इनवर्स। डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर कौन होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो 1 ओवर डी हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेटर बन जाएगा। 1 ओवर डी मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपली कहीं पे ये भी लिखा हुआ है ना कि 1 ओवर डी इंटू एक्स ऐसे लिखा है, तो इसको सिर्फ तुम्हें यही समझना है कि एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। जो एक्स है उसका मान लो कहीं पे ऐसे लिख दिया कि इवेल्युएट, कहीं पे सिर्फ इतना सा लिख दिया कि इवेल्युएट 1 ओवर डी इंटू में साइन एक्स, ये है, ये है। ठीक है, 1 ओवर डी इंटू में साइन एक्स ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, समझे या नहीं समझे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर से ना रूल्स बना लिए बहुत सारे, हमने क्या किया इसके अंदर बहुत सारे रूल्स बना लिए। ठीक है, अब वो रूल्स क्या क्या, देखो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल खोजे, हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल देखे और उससे हमने अलग अलग रूल्स बना लिए, या ये कह लो कि रिजल्ट्स बना लिए। तो कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पहला रूल देखो क्या कहता है, कहता है कि मान लो फंक्शन यहाँ पे डी स्क्वायर का है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, डी स्क्वायर का है, और यहाँ पे साइन ए एक्स लिखा है, और सेम चीज यहाँ पे भी है कि दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, या यहीं लिख देते हैं, यहाँ पे भी अगर मान लो सेम फंक्शन किसका है, डी स्क्वायर का है, और कोस ए एक्स लिखा है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालोगे सर, ये वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशिएशन वाला है अंकित। याद हो तो जब मैंने डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था कि डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एक्स निकालते हैं हम, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई सॉरी वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये वो डिफरेंशिएशन करने वाला ऑपरेटर है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करने वाला ऑपरेटर है, बेसिक डिफरेंशिएशन कर। हाँ, तो वो कहता है कि मान लो सामने जो एक्स का फंक्शन है वो साइन ए एक्स और कोस ए एक्स है, और ये डी स्क्वायर का ही फंक्शन होना चाहिए। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन का जो कोफिशिएंट है ना उसके नेगेटिव से, साइन ए एक्स, और यहाँ पे 1 ओवर एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यही सबसे पॉपुलर केसेज है, यही ज़्यादातर पूछता है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूँ कि सोल्व, मान लो मैंने कह दिया कि सोल्व करके बताओ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू में साइन 2x, ये सोल्व करना है। तो अब इसका तुम क्या करोगे, इसका तुम पर्टिकुलर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल लोगे, इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस आयोटा आएंगे, या फिर यहाँ पे माइनस लगा लो बीच में और आसान कर लो। अब इसके रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस 1 आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 ई रेज़ टू द पावर x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 ई रेज़ टू द पावर x प्लस c2 ई रेज़ टू द पावर माइनस x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई है, पी आई निकालना पड़ेगा। तो पी आई के लिए हम क्या करेंगे, 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू में साइन 2x ये निकालेंगे, है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 1 ओवर एफ ऑफ डी कितना है तुम्हारा डी स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे है साइन 2x, ये है। अब वो क्या कहता है कि डी स्क्वायर की जगह क्या रख दो, माइनस का ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा -4, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 रख दो, तो माइनस का 4 रख दोगे तो नीचे कितना बन जाएगा माइनस का 5 साइन 2x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन y है वो बन जाएगा c1 e टू द पावर x c2 e टू द पावर -x -1/5 sin 2x। सेम अगर cos होता तो आ जाता। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, समझे इस बात को, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। पर अब इसके अंदर समस्या क्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि अगर मान लो डी की टर्म आ गई, तो अब यहाँ से तो मैंने डी की टर्म उड़ा दी, यहाँ पे तो मैंने डी की टर्म ली ही नहीं, अगर डी की टर्म आ गई तो क्या करेंगे, तो देखो उस केस में क्या करते हैं हम। तो सपोज मैंने कह दिया कि सोल्व करो, फिर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालूंगा, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इक्वल टू साइन 2x या cos 2x ले लो, सेम यही चीज ले लो। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, मान लो अब इसके अंदर डी आ गया तो क्या करेंगे, तो मान लो यहाँ से तुम्हें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या करोगे 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 cos 2x। अब तुम्हें तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग मुझे डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखना है, तो माइनस ए स्क्वायर कितना बनेगा -4, तो यहाँ पे जब -4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -4 प्लस का डी प्लस का 1 इंटू में cos 2x, तो ये कितना हो जाएगा 1 ओवर डी -3 cos 2x। ये तो कर दिया हमने, पर अब ये ऑपरेटर खत्म नहीं हुआ, ये ऑपरेटर खत्म तो नहीं हुआ है ना, तो हमें अब इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे केसेस में रेशनलाइजेशन कर देते हैं, जब रेशनलाइजेशन करेंगे d+3 से मल्टीप्लाई d+3 से डिवाइड, तो ऊपर तो d+3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 9 cos 2x हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का 9 cos 2f हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 2 को डी स्क्वायर को फिर से रिप्लेस कर दो, डी स्क्वायर को क्या कर दो फिर से रिप्लेस कर दो, किससे -4 से, तो हो जाएगा माइनस का 1/13 इंटू में d+3 इंटू में cos 2x। अब ये नीचे का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक बार फिर अब cos 2x जो है वो यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा अंदर आके, ये सोल्व तो करना पड़ेगा ना पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/13 cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2, cos 2x का कितना हो जाएगा साइन माइनस का डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, और प्लस का 3 cos 2x, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। कई बार सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पूछ लेता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलवा लेगा, ऐसा पूछ सकता है, ये 2 मिनट का काम है बस। गुड इवनिंग नितिन, समझ आई कि नहीं ये बात सर, सीएफ के लिए आरएचएस को 0 रख के ही निकालेंगे पिछले, हाँ हाँ सीएफ निकालने का वही तरीका है, सीएफ यहाँ से ही निकलेगा, सीएफ का इससे कोई लेना देना नहीं है, और इसका इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल से तो लेना देना है ही, क्योंकि यही आता है यहाँ पे, बाकी सीएफ का इससे कोई लेना देना नहीं, सीएफ वही निकलेगा सेम। यहाँ पे अगर तुम्हें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे भी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी तुम्हारी वही आएगी, m² - 1 = 0, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो यही बनेगी। क्लियर हुई है बात या नहीं हुई, बताओ क्या ये बात क्लियर हुई। तो अब यहाँ पे एक केस और भी बनता है, यहाँ पे एक केस और भी बनेगा। कई बार क्या होगा, ये तो 2 बातें हो गई, तीसरी बात इसके अंदर क्या हो सकती है कि कई बार मान लो नीचे 0 बन गया, तो व्हेन 1 ओवर एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ax मान लो तुमने किया, एंड एफ ऑफ -a² जो है ना वो 0 बन गया, फिर ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ, देन हमारे पास ये क्या आ गया, देन ये केस ऑफ फेलियर बन जाता है। फिर इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, फिर इसको हम कैसे करेंगे, देन हम क्या करते हैं, ऊपर एक x से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर क्या करते हैं एक x से मल्टीप्लाई कराते हैं, और इसका ना डेरिवेटिव कर देते हैं हम f' और इसको ऐसे ही लिख देते हैं sin ax। हम क्या करते हैं ऊपर डिफरेंशिएशन करा देंगे, ठीक है, नीचे डिफरेंशिएशन करा देंगे t के रिस्पेक्ट में, और अपना फिर सिस्टम चला देंगे। तो दोनों पूछा तो दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन देंगे। हाँ हाँ, अगर सॉल्यूशन देखो, अगर सॉल्यूशन पूछा, और इतनी देर से मैं क्या कहानी गा रहा हूँ रिया, यहाँ पे क्या था सोल्व करो इसको, इसको सोल्व करने का मतलब क्या था कि पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, तो जो मेरा सॉल्यूशन था वो क्या आ गया, CF + PI। सॉल्यूशन यही होता है CF + PI। हम जो पीछे के क्वेश्चंस कर रहे थे उनके अंदर PI था ही नहीं, तो सिर्फ CF आंसर आ रहा था। इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे सिर्फ पूछा ही पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अगर इसका सॉल्यूशन पूछेगा तो मुझे इसको सोल्व करके पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसको सोल्व करके मुझे पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ वही पूछा है, ठीक है नितिन, समझ आ गई ये बात। अब वो क्या कहता है कि मान लो केस ऑफ फेलियर बन गया, जैसे कि सोल्व, मैंने कहा कि सोल्व करो डी स्क्वायर, ये ले लो d² y ओवर dx² प्लस का 4y = sin 2x। अब ये सोल्व करना है। अब इसका तुम, हाँ तो नितिन क्या करें बताओ, 10 मार्च को उत्तराखंड एलटी का पेपर है, तो क्या करूँ मैं, बताओ बोलो क्या करना चाहिए। अगर अब ये आ गया तो इसका मान लो इसको पूरा ही सोल्व करते हैं, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² प्लस का 4 = 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +-2 आयोटा आ गई, कॉम्प्लेक्स पेयर्स आ गए। तो इसका जो CF आएगा वो क्या आएगा, c1 e⁻² 2x c2 e⁻² -2x, तो कहानी खत्म हुई।
अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो जरा पी आई। जब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो 1/d² + 4 और sin 2x। अब तुम क्या करोगे, d² की जगह -4 रख दोगे, ठीक है, d² की जगह -4 रख दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, -4 + 4 ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। फिर क्या करें, तो हम इस चीज़ के लिए अब क्या करेंगे, हम करेंगे इस नीचे वाले का डेरिवेटिव और एक एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो, तो d² + 4 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2d, 4 का 0, sin 2x ये आ जाएगा। अब साइन को सोल्व करने के लिए नीचे मुझे d² चाहिए, साइन को सोल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक d² चाहिए, तो एक इसका फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, d से मल्टीप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, x/2 तो बाहर हो गया, एक d से मल्टीप्लाई करा देंगे और एक d से डिवाइड करा देंगे, ये sin 2x हो जाएगा। अब d² की जगह फिर से क्या रख दो, d² की जगह रख दो -4 और इंटू में sin 2x हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस का x/8 और sin 2x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x और 2x का हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, तो माइनस का x/4 cos 2x ये हमारा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। सर प्रीवियस ईयर में तो इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं आ रखे, इसी पूछ रखे हैं। हाँ तो अब करना तो पड़ेगा ना डिस्कस। सर CF सही लिखिए, M2 आयोटा है। अरे भाई 2 आयोटा नहीं आएगा ना हिमांशु, 2 आएगा, कहाँ पे ध्यान है, 2 आयोटा क्यों आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इमेजिनरी के केस में क्या बताया था मैंने, 2 आयोटा कहाँ से लिखूं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब रूट थे अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो हमने क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था e⁻⁴ है ना, e⁻⁴ c1 cos βx sin βx, आयोटा बीटा x नहीं लिखा था हमने, ठीक है। क्लियर हो गई बात। हाँ यहाँ से संजीव ये बात सही कह रहा है, संजीव ये भी बात कह रहा है कि इसको यहीं से डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते थे, 1/d आ गया, 1/d आ गया तो 1/d से सीधा इंटीग्रेट कर दो यहाँ से। अगर sin 2x का 1/d डायरेक्ट लगाओ, इंटीग्रेट कर दो जैसे मैं पीछे बता रहा था, तो sin 2x का माइनस का cos 2x और इंटू में 2 आ जाएगा, बात सेम पड़ेगी, थोड़ा ही लंबा हो गया, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते थे। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, तो फाइनल हमारा सोल्यूशन क्या बन गया, c1 e⁻²x + c2 e⁻⁻2x माइनस का x/4 cos 2x। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सोल्यूशन हो गया। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, कर दोगे या नहीं कर दोगे। मैंने क्या लिख दिया CF, अच्छा 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 अच्छा, CF में ये गलती कर दी, सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा भी दिमाग खराब हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये गलती कर दी, cos 2x + c2 sin 2x, ठीक है ठीक है, सही बात है सही बात है, मैंने थोड़ा मैं गलत चीज़ समझ गया, cos 2x + c2 sin 2x माइनस में x/4 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैं समझ गया, क्यों नहीं समझ, अब ठीक है ना। हाँ हाँ वो मैं गलत चीज़ समझ गया था, क्लियर हो गई ये बात। हाँ अब आता है तुम्हारा थर्ड रिजल्ट, कि अगर यहाँ पे 1/f(d) e⁻ax अगर दिया हुआ है, 1/d e⁻ax अगर दिया हुआ है, तो ये सिंपली क्या हो जाता है, d की जगह a रख दो, बस ये बड़ा आसान है, d की जगह क्या रख दो, a रख दो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि सोल्व करो, सोल्व e⁻4 + 13d² + 36y इक्वल टू में e⁻2x, ये कह दिया, ठीक है। तो अब इसका CF तो हमने निकाल लिया था, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1/e⁻4 + 13d² + 36 इंटू e⁻2x। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, 2 को उठा के इसके अंदर रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो जब 2 को उठा के इसके अंदर रख दोगे तो ये तो हो जाएगा 16, 13 को 4 से गुना करोगे तो 52 प्लस का 36 e⁻2x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 88, 88 और 16 कितना हो जाएगा 104 e⁻2x, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ पे भी कई बार केस ऑफ फेलियर बन जाता है, इफ़ कोई बात है, अगर इफ f(a) हमारा 0 बन जाए तो देन हम क्या करेंगे, 1/f(d) e⁻ax जो है, यहाँ पे हम इसको एक बार डेरिवेटिव कराना शुरू करें और मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव कराते चले जाएंगे। अगर फिर से केस ऑफ फेलियर बन गया तो फिर डेरिवेटिव करा दो, फिर से केस ऑफ फेलियर बन गया तो फिर डेरिवेटिव करा दो, यही चीज़ करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर आता है केस 4, द फोर्थ, वो कहता है कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 1/f(d), यहाँ पे कोई x की पावर है सिंपली, या कोई पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है x का, x की पावर m है, या फिर और एनी पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल भी है, ठीक है, कोई पोलिनोमियल है। तो फिर उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में कोई तरीका नहीं है, उस केस में हम इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपेंड करेंगे। हम क्या करेंगे, f(d) की पावर -1 ले जाएंगे ऊपर, x की पावर m, और फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देन एक्सपेंड f(d) raised to the power -1, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है।
देन एक्सपेंड दिस एंड ऑपरेट एक्स रेज लो। इसको एक्सपेंड करके हम क्या करा देंगे, इसको ऑपरेट करा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तुम्हें बाइनोमियल पता नहीं याद होगी कि नहीं होगी, मैं इसका एक एग्जांपल करा दूं। तो एग्जांपल जैसे कि 1/, मान लो मैंने कह दिया कि सोल्व d² - 1 y इक्वल टू एक्स, मान लो ये कह दिया, इसको सोल्व करना है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालते हैं। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या लिखा जाएगा, 1/d² - 1 इंटू में x²। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये d² माइन, पहले तो इसमें से माइनस कॉमन लो, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 - d² की फॉर्म ले लेगा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसे ही होते हैं, है ना। तो फिर इसको अब ऊपर लेके जाएंगे, तो माइनस में 1 - d² की पावर -1 इंटू में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 माइनस, तो प्लस हो जाता है d², है ना। फिर 1 - x माइनस 1 + x + x² + x³ भी आएगा। फिर जब इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगी, फिर पावर 5 आएगी, पावर 6 आएगी, सॉरी ये आएगी, और ये ऐसे चलता जाएगा x²। अब x² को अब हम क्या करेंगे, अंदर ऑपरेट करा देंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, और d² का मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव कराना है। एक बार कराओगे तो 2x, एक बार और कराओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। और आगे के तो डेरिवेटिव 4 बार 6 बार ये सब जीरो ही होने हैं। आगे के तो सारे के सारे डेरिवेटिव क्या होने हैं, जीरो ही होने हैं। तो माइनस का 2 माइनस का x² बन जाएगा, ये इसका पी आई आ गया, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ये एक्सपेंशंस की जरूरत पड़ सकती है। इन एक्सपेंशंस को ध्यान रखना, 1 + x की पावर -1, 1 - x की पावर -1, ये दोनों एक्सपेंशन ज़्यादा यूज होंगे। बात नहीं कितना गुटी, तो कितना हो जाएगा, 1 - x + x² माइनस का x³। इसमें अल्टरनेटिंग पावर्स चलती हैं, ठीक है। और इसमें क्या चलती है, इसमें सेम पावर्स, मतलब इसमें साइन, इसमें अल्टरनेटिंग साइन चलता है, इसमें सेम साइन चलता है। ये दोनों रिजल्ट्स की तुम्हें इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। निकिता कह रही है, ठीक है निकिता, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसमें और मुझे कुछ तुम्हें बताने की जरूरत है। इतने से काम बन जाएगा तुम्हारा, फालतू में क्यों तुम्हारा दिमाग खराब किया, है ना। इतने से काम चला लेंगे। वैसे तो और भी रूल्स हैं, और भी रूल्स हैं वैसे तो इसके अंदर, पर इतने से काम हम चला लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लें जाते जाते। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम कल करेंगे, है ना। कल ये पूरा करवा दूंगा मैं, जितना भी होगा उतना कर लेंगे। इसकी ज़्यादा गहराई में जाने की कोई खास ज़रूरत वैसे है नहीं। जैसे कि मान लो, बोलो रूबल, हाँ कोई समस्या है तो बोलो, कोई समस्या है तो बताओ, बिल्कुल बताओ। जैसे कि ये है, तो टोपोलॉजी के नोट्स सेंड कर देना। हाँ यार वो ढूंढने पड़ेंगे, मैं करूँगा नहीं, एक दो दिन में। जैसे कि मैंने कह दिया कि सोल्व d² - 4y = x² + x+1, ये मान लो मैं कह रहा हूँ कि सोल्व करो, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो कैसे होगा इसका, पी आई 1/d² - का 4, जो हो जाएगा x² + x+1। यहाँ से हम क्या करेंगे, -4 को कॉमन निकाल लेंगे। ये ऐसी ही फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो 1 - d²/4 बन जाएगा। इसी फॉर्म में इसको लेके आना है, ताकि मैं ये वाले एक्सपेंशन यूज़ कर सकूँ, ये वाले एक्सपेंशन यूज़ कर सकूँ। फिर मैं क्या करूँगा, -1/4, 1 - d²/4 की पावर -1 कर देंगे, तो x² + x+1। तो ये वाली जो टर्म है ये x का काम कर रही है, d²/4 जो है ना वो x का काम कर रही है। फिर x, x² x³ ये सब आएगा, ये हो जाएगा -1/4, 1 प्लस ये हो जाएगा d²/4। अच्छा अब ये तुम्हें खुद देखना है, जितनी हाईएस्ट पावर हो उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव बस तुम्हें चाहिए, आगे के सारे जीरो बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे जब इसकी पावर 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d की पावर 4/16 हो जाएगा। फिर जब इसकी पावर 3 करोगे तो 6/64 हो जाएगा। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि 2 तक के ही डेरिवेटिव आएंगे। तो x² + x+1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x² + x+1 1/4। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव कराओ, एक बार कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x+1 हो जाएगा, एक बार और कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और आगे के सारे डेरिवेटिव जीरो बन जाएंगे, कि वो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव है ना। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 1/2 आ गया, फिर -1/4 x² + x + 3/2, और अंदर चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई। फुल मोनिका एकदम ठीक है। तो ऐसे करना है, हो जाएगा यहाँ तक। तो आज यहीं तक कर लेते हैं हम, है ना। आज यहीं तक कर लेते हैं, कल इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा हमें इसकी गहराई में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। फिर कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर चलते हैं। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट। हैवी क्वेश्चन सर, फिर कल कल तो सीरीज नहीं शुरू होगी, परसों से करेंगे सीक्वेंस सीरीज, है ना हिमांशु, परसों से करेंगे सीक्वेंस।
चलो ठीक है फिर, बाय, मिलते हैं हम कल, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।